हेलो। ओके। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं सभी? तो सुबह के बज गए हैं 8:15 और यहाँ पर हमारी क्लास शुरू होती है आपकी एनडीए फेज 2 2023 की, जहाँ पर हमने टारगेट शुरू किया है 45 डे का। काफ़ी दिन भी हो चुके हैं, अब हमारा डे 6 शुरू हो गया है। हमने शुरुआत की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगभग 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर हम कर चुके हैं। आज एक और क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। जो भी हमने थ्योरी, जो भी हमने कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में पढ़े हैं, उन सभी का एप्लीकेशन हमें यहाँ क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करके कैसे देना है, पीवाईक्यू इसीलिए लगाया जाता है। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट में से कैसे वो क्वेश्चन उठा रहा है। देखो बच्चों, मैंने बहुत बार बोला है, कॉन्सेप्ट एक ही है, उसी कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन बार बार पूछेगा, बस उसके पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। एग्जामिनर का पूछेगा वही चीज, क्योंकि हर साल नई थ्योरी, नया कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आएंगे, सिलेबस वही है आपका। तो आपके पास थोड़ा सा, कई बार बच्चे कहते हैं मैम लास्ट ईयर सिंपल पेपर आया था, इस बार थोड़ा टफ पेपर आया था। टफ क्या होता है, वो थोड़ा सा ट्रिकी बना देता है क्वेश्चन को। पूछेगा वही सेम कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन, ठीक है। कभी आपसे सिंपल स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है, कभी आपको मैच मैच इन द फॉलोइंग के हिसाब से दे देगा कि इनमें से मैच करके बताओ कि कौन सा सही नहीं है। बात तो वही होती है, ठीक है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने मेरी थ्योरी पढ़ रखी है, तो आप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से देने वाले। देखो ऐसा मत करो, मैं फिर बोल रही हूँ, सब लोग क्या करते हैं पीवाईक्यू के टाइम पे, जब किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो उस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेते हैं बायो में। याद मत करो बिल्कुल भी। अगर तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हें पता होगा कि इसका ऑप्शन ए गलत है, बी सही है। सही है तो क्यों सही है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि अगर कल को फिर से सवाल आ गया, कुछ घुमा के उसने पूछ लिया, और मानो अगर वही आंसर है, तो फिर तुम तो फंस जाओगे। तुम बोलोगे यार क्वेश्चन तो कुछ और था लेकिन ऑप्शन तो सेम लग रहे हैं, उस वक्त तो ये आंसर था, लगता है यहाँ पे कुछ उन्होंने ट्रिक कर दिया है। तो आप हमेशा पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, पहले तो थ्योरी पढ़िए, उसको पूरा क्लियर कीजिए, उसके बाद आप लगाइए पीवाईक्यू। तब मज़ा आता है। बिना थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर किए जब हम पीवाईक्यू या एमसीक्यू लगाने बैठ जाते हैं, तो हमारा दिमाग चकराने लगता है। अरे भैया कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, डिमोटिवेशन आने लगता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने लगता है कि यार क्वेश्चंस लग नहीं रहे हैं, क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वापस से जाओ, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, फिर वापस से पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। चलिए, तो हमने पीवाईक्यू का सेशन शुरू किया था, और पीवाईक्यू में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। हम आज है हमारा डे 6 पे हम एक और क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वहाँ सेक्शन में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे उठा रखे हैं। अब उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करें। एक दो क्वेश्चन थे जो कल रह गए थे, उनको हम आज सॉल्व कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है। चलिए, पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अगर आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हो, मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, उसमें जब मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला लेक्चर लिया था, उसमें आपको मैंने प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में बताया था। क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। तो चलिए, जवाब देंगे इस सवाल का कि इनमें से कौन सा हार्मोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोल लो या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोल लो, एक ही बात, ठीक है। फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने के लिए सबसे पहले हार्मोन की बात की जा रही है। आप इसमें से चूज कर लीजिए कि फीमेल हार्मोन्स कौन से हैं, फीमेल की बॉडी में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो फीमेल की बॉडी में होते हैं। प्रोलेक्टिन, यस मैम, सीक्रेट होता है इनकी बॉडी में। ईस्ट्रोजन डेफिनेटली सीक्रेट होता है। आपका ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज होता है। थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया क्वेश्चन कि चारों फीमेल की बॉडी में रिलीज होते हैं, लेकिन चारों का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अगर आपको पता हो। क्योंकि मैंने ये चारों हार्मोन्स आपको पढ़ाए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर आप कह दो मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। थोड़ा सा हम यहाँ पर क्लियर करते हैं चीज़ को। आ जाइए, शुरू करें। चलिए, क्या दिया हुआ है हमारे पास, चलो हम स्टार्ट करते हैं नीचे से। प्रोजेस्ट्रॉन की बात करते हैं।
ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोजेस्टेरॉन की क्या सिग्निफिकेंस होता है फीमेल की बॉडी में। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कब रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है किससे, कॉर्पस ल्यूटियम से। जब तक प्रेगनेंसी अटेन नहीं होती है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। जैसे ही प्रेगनेंसी अटेन हो जाती है उसके बाद ये काम सौंप दिया जाता है प्लेसेंटा को। ठीक है। तो आपको पता है जब एग रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, एक येलो कलर का स्ट्रक्चर बनता है आफ्टर द ओव्यूलेशन ऑफ द एग। इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम को कहते हैं टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये टेम्परेरीली एक ग्लैंड की तरह काम करता है, क्योंकि ये टेम्परेरीली कुछ दिनों के लिए क्या सीक्रेट करने वाला है, प्रोजेस्टेरॉन, सॉरी ये, हाँ, सीक्रेट करने वाला है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्यों चाहिए, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कॉर्पस ल्यूटियम को कि हो सकता है हमारा जो एग रिलीज हुआ है उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाए और एग फ्यूजन, वो सॉरी फर्टिलाइजेशन हो जाए और जायगोट बन जाए और आगे जाके बेबी बन जाए। ऐसा इसको लगता है कि यही प्रोसेस होगी। लेकिन जब ये प्रोसेस नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, क्योंकि अब प्रोजेस्टेरॉन का कोई काम नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन इज टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। जैसे ही प्रेगनेंसी अटेन हो जाती है उसके थोड़े टाइम में जैसे ही प्लेसेंटा बन जाता है, ठीक है, तो क्या होता है वहां पर प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करने का काम ज्यादातर दे दिया जाता है आपके प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा को दे दिया जाता है। ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का काम हो गया प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। दूसरी बात करें, दूसरा हार्मोन है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को तो हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं भाई, क्योंकि बर्थ के टाइम पर जो लेबर पेन होता है फीमेल को, बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। क्यों, क्योंकि उस वक्त यूट्रस में से बेबी बाहर आ रहा है, तो यूट्रस की जो वॉल्स होती है वो मसल्स वॉल जो होती है वो बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती है। पुश डाउन जैसे हम बोलते हैं ना, बेबी पुश डाउन क्यों होगा, जब ऊपर यूट्रस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तेजी से, और इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये कॉन्ट्रैक्शंस कब होते हैं, बर्थ के टाइम पर, इसीलिए हम ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं बर्थ हार्मोन। तो इसका काम है बर्थ के टाइम पर रिलीज होना। तीसरा हार्मोन देखते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। नाम से ही पता है, प्रोलैक्टिन लैक्टोज बता रहा है, मिल्क प्रोडक्शन में जो हेल्प करता है हार्मोन वो है प्रोलैक्टिन। और मिल्क में एक शुगर पाई जाती है लैक्टोज, लैक्टिन लैक्टोज ऐसे समझो। ठीक है। तो जब प्रेगनेंसी अटेन हो जाती है उस दौरान, फिर उसके बाद 9 मंथ्स तक और आगे भी फीमेल की बॉडी में एक हार्मोन सीक्रेट होने लगता है प्रोलैक्टिन, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिल्क आफ्टर अटेनिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल्स। ठीक है, प्रोलैक्टिन। अब बचता है हमारा ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एक फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स होता है विच इज सीक्रेटेड बाय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स आर ओवरीज। सो ओवरीज सीक्रेट करती हैं आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन, और ईस्ट्रोजन की वजह से फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोले तो क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फीमेल में जो लो पिच वॉइस होती है वो किसकी वजह से होती है, ईस्ट्रोजन की वजह से होती है। फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जो होता है वो किसकी वजह से होने लगता है, जब ईस्ट्रोजन बनने लगता है उनकी बॉडी में, फ्रॉम द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट जो होता है वो किस वजह से होता है, वो हार्मोन की वजह से होता है। तो ईस्ट्रोजन इज गोइंग टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर। बाकी तीन के सिग्निफिकेंस भी मैंने आपको बता दिया, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, होनी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है। मेरा एक बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर आप देख लो कॉन्सेप्ट वाइज, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। सभी का काम आपको पता होना चाहिए, किसका किस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है। अगर मैं मेल सेक्स हार्मोन की बात करती, ईस्ट्रोजन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, फीमेल सेक्स हार्मोन है तो क्या करेगा, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करेगा। मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन इज योर टेस्टोस्टेरोन, जो क्या करेगा, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। क्लियर है। ये सेक्सुअल हार्मोन्स को सीक्रेट कौन करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। मैंने
आपको प्रोसेस पढ़ाई है फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन, उसी से क्वेश्चन आया है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में इसमें से कौन सी प्रोसेस है जो सही है, करेक्ट, जल्दी बताइए। फोटोसिंथेसिस के बारे में इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सही कही गई है? पहली बात क्या कही है? फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है और वाटर का इस्तेमाल होता है जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ से सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तो सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद है लीव्स के पास, प्लस लाइट लिख दूँ, और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस एनर्जी रिलीज, है ना। हमने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से यूज कर लिया, हमने नहीं, प्लांट्स ने, ग्रीन प्लांट्स ने जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, वाटर रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है, जो क्लोरोफिल है उसने सनलाइट को ट्रैप कर लिया है, और फिर क्या बन गया आपका वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बोले तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया, और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और एनर्जी प्रोड्यूस। अब हमसे क्वेश्चन पहला क्या पूछा जा रहा है? केमिकल एनर्जी को इसमें लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। नो नो नो, हम तो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं, यानी कि प्लांट्स जो है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं और फिर उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर हमने लाइट को एब्जॉर्ब किया था ना, तो ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग। ऑप्शन बी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट बन रहा है या फिर ग्लूकोज बन रहा है, आप कह सकते हो। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, और क्या, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डेफिनेटली यही हो रहा है। ये जो आपका H2O है, इट गॉट ब्रेक डाउन होकर ये इसका जो ऑक्सीजन वाला जो मॉलिक्यूल है वो पार्टिसिपेट कर लेता है आपका ग्लूकोज बनाने में, ग्लूकोज बनाने में, और कहीं इसके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करते हैं? एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और उस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, हम CO2 एक्सेल करते हैं, जिसको प्लांट यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो वाटर जो लाइट होती है, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, इट गॉट स्प्लिट, दिस वाटर मॉलिक्यूल गॉट स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है, और हाइड्रोजन आपके कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का पार्ट बना रहे। क्लियर है? तो ऑप्शन सी बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं, आप खुद ही देखकर बोल सकते हो हाँ मैडम ये जो हाइड्रोजन ये जो वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है ये दोनों स्प्लिट हो गए, इसीलिए वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और पार्टिसिपेट कर रहा है हाइड्रोजन किस में? आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है? इस बार क्वेश्चन आया था ऑटोट्रॉफ्स। क्वेश्चन इस बार क्या आया था आपके NDA 1 2023 में? ये आया था कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं एज अ चीफ सोर्स ऑफ कार्बन और खाना बनाते हैं। और खाना बनाने का काम कौन करता है? खुद खाना बनाने का काम कौन करता है? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब नाम से ही मतलब है, ऑटो मीन सेल्फ न्यूट्रिशन, खुद को खुद ही न्यूट्रिशन देते हैं बना के। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन हो गए? जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं हु कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। सो दे यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और टू मेक अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल और फूड फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, and oxygen is released into the environment and hydrogen become the part of your glucose molecule. क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following cell organelle may play a role in expelling excess water and waste in case of unicellular organism? सिचुएशन है, हम एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा अगर पानी, उसकी बॉडी में अगर ज़्यादा वाटर एंटर कर जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको एक्सपेल आउट करने का काम कौन करता है? उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? यूनिसेल्यूलर। इफ़ आई टॉक अबाउट अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर मैं एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, यानी कि मैं हमारी बात कर रही हूँ
हमारी बॉडी में अगर एक्सेस वाटर है, यानी कि यूरिन के फॉर्म में अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं या फीसिस के फॉर्म में अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो वी हैव अ प्रॉपर व्हाट एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के पास क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन हमें कंडीशन क्या दी हुई है? हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनिसेल्यूलर मतलब जिनके पास एक सिंगल सेल होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अमीबा। अमीबा की बात करते हैं। अमीबा इज अ सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बट इट इज नॉट प्रोकैरियोटिक, इट इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, पर कैसा होगा? यूनिसेल्यूलर। ठीक है, आपको पता है हमने क्लासिफिकेशन कर दिया था, मोनेरन्स में कौन आते हैं? प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर। लेकिन प्रोटिस्टा में फाइनली कौन आ गए थे? प्रोकैरियोटिक, सॉरी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल। थोड़ी नई तरीके की सेल थी, थोड़ी नई तरीके की सेल थी। तो अमीबा की जो बॉडी होती है, इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। मैंने यहाँ पर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लिया हुआ है। मैंने यहाँ पर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लिया हुआ है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? दो फंक्शन होते हैं यहाँ पर इसके। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के दो फंक्शन होने वाले हैं, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। क्योंकि यूनिसेल्यूलर है इसलिए इसके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है जैसे हमारे पास है। तो न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाला है वैक्यूल। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स एक्सेस ऑफ वाटर, वाटर का इनटेक और वाटर का बाहर निकलना। ठीक है, पानी का अंदर आना सेल के अंदर और पानी का बाहर जाना कौन कंट्रोल करता है? ये वैक्यूल कंट्रोल करता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। और जो कुछ भी अमीबा खा रहा है उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है या वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसको भी सेल से बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आप ऑप्शन में देख लीजिए, अगर हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका? वैक्यूल। वैक्यूल परफॉर्म टू functions: osmoregulation and excretion in unicellular organisms, while a multicellular organism have a proper systems for digestion of food, digestive system; for excretion of food, excretory system; or excretion of waste product is excretory system. ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आपके लाइजोसोम्स क्या करते हैं? लाइजोसोम्स आर नोन एज स्कैवेंजर ऑफ द सेल, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, क्लीनिंग का काम करते हैं ये एक तरीके से। गोल्जी बॉडीज क्या करती हैं आपकी? गोल्जी बॉडीज पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, सामान को पैक करना और ट्रांसपोर्ट करने का काम गोल्जी बॉडीज का होता है। लिपिड और आपके प्रोटीन जो बन रहे होते हैं उनका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होते हैं? दो तरह के हैं। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो प्रोटीन बना रहा होगा, और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो क्या कर रहा होगा? आपका लिपिड बना रहा होगा। इन्हीं मॉलिक्यूल को तो पैक करता है कौन? गोल्जी बॉडीज। पैक करके सेल के अंदर दूसरी जगह पर भेज देता है। ठीक है, सारे फंक्शन पता चल गए। इंपॉर्टेंटली हमको क्या पता होना चाहिए? वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल के बारे में क्या कहानी थी कि वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनेल है जो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यानी कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया था अमीबा का। अमीबा में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। दिस वैक्यूल परफॉर्म टू काइंड ऑफ फंक्शन। पहला ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स पानी का रेगुलेशन करना सेल के अंदर आने का और जाने का। दूसरा है आपका इसका फंक्शन एक्सक्रीशन, यानी कि न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करता है। वॉट एवर अमीबा ईट, उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको सेल से बाहर फेंकने का काम कौन करता है? आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ जी, जल्दी बताइए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। बड़े साधारण से सवाल आए थे आपके एग्जाम में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर वैक्यूल समझ में भी नहीं आ रहा हो तो आपको बाकी तीन के फंक्शन पता होना चाहिए कि इन तीनों का फंक्शन तो कहीं से भी है ही नहीं आपके एक्सक्रीशन में। ठीक है, अगर तीन का फंक्शन पता होगा तो चौथा ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा आपका। आ जाओ, चलो
नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of the following terms describe the practice of growing two or more crops simultaneously on the same piece of land? हमारे पास एक जमीन है, उस पर हम दो तरह की फसलों की खेती कर रहे हैं एक साथ, उसको क्या कहा जाता है? बताइए। साइमल्टेनियसली लिखा है पहला शब्द। फर्स्ट वर्ड इज साइमल्टेनियसली, एक साथ। ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, वी हैव दिस सेम पीस ऑफ लैंड। हमें इसमें एक से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कराना है। ग्रो कराने का मतलब कैसे हो जाएगा? जब भी हम फसल को बोते हैं, ठीक है, बीज डालते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, हम प्रोसेस समझ रहे हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा क्रॉप्स की ग्रोथ करनी है तो हम क्या करेंगे, एक फसल के बीज एक लाइन में डाल देंगे, फिर इसी फसल के बीज दूसरी लाइन में डाल देंगे, रॉ, ठीक है, लाइन रॉ, ठीक है। तीसरी लाइन बना देंगे उसी फसल की, चौथी लाइन बना देंगे उसी फसल की, एक और रॉ बना देंगे उसी फसल का, एक और रॉ बना देंगे। एक ही पीस ऑफ लैंड है, हमने इस लैंड को अलग अलग पीसेस में डिवाइड नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, दो रॉ के बीच में जो जगह खाली बची है, इसमें हम एक और नई फसल उगाएंगे। यहाँ पर मैंने दूसरी फसल के बीज बो दिए, यहाँ पर मैंने दूसरी फसल के बीज बो दिए। ऐसी फसल होंगी जिनको सेम एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए होंगी। अगर विंटर में होती है तो ये दोनों विंटर के लिए फेवरेबल होनी चाहिए। वही दो क्रॉप्स या दो से ज़्यादा क्रॉप्स हम यहाँ पर बो करने वाले हैं जिनके लिए सेम एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए उस टाइम पे। तो आपने क्या किया, एक तो जो आपको पता है, जब भी हम दो लाइन बनाते हैं जहाँ पर हम बीज बोते हैं, उनके बीच में हमेशा गैप रहता है, तो उस गैप को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी में दूसरी क्रॉप को हम ग्रो करा सकते हैं, उसमें दूसरी फसल उगा सकते हैं। क्लियर सी बात है। अब हमने एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा फसल को उगाया है, इसको हम बोलते हैं बच्चों इंटरक्रॉपिंग। ठीक है। अब इंटरक्रॉपिंग हमें आंसर पता चल गया। रोटेशन की बात क्या होती है, क्रॉप रोटेशन की बात क्या होगी, पीस ऑफ लैंड सेम रहेगा, लेकिन मैंने 2021 में यहाँ पर गेहूं की फसल उगाई, गेहूं की फसल हो गई है। अब मैं अगली साल जैसे ही गेहूं की फसल हो गई, कटाई कर ली, सब कुछ कर लिया, अब मैं 2022 में यहाँ पर क्या लगाने वाली हूँ, आपकी सरसों की फसल। रोटेशन कर दिया मैंने, एक साल में कुछ और उगाया, अगली साल मैंने कुछ और उगाया, फिर अगली साल मैंने कुछ और उगाया। तो ये प्रोसेस क्या होती है, इसे हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। आपने सेम पीस ऑफ लैंड इस्तेमाल किया है, लेकिन हर साल आपने अलग अलग फसलें उगा, इसे हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तीसरी बात करें, तीसरा आपका आता है, एक और सिचुएशन आती है। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, हमारे पास ये वन पीस ऑफ लैंड है, और इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम अलग अलग खेत बना देंगे। एक ही पीस ऑफ लैंड पे आपने क्या किया, अलग अलग खेत बना लिए, अलग अलग खेत बना ली। अब आप यहाँ पर वीट की फसल उगा रहे हो, गेहूं की, यहाँ पर आप सरसों की उगा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आप गन्ने की उगा रहे हो, शुगर केन, यहाँ पर आप एक और फसल उगा रहे हो। तो आपने एक लैंड के अलग अलग क्या कर दिए, खेत बना लिए। इसने हमें क्वेश्चन में बोला था सेम लैंड पर साइमल्टेनियसली एक साथ हमको ग्रो कराना है, दैट इज इंटरक्रॉपिंग। लेकिन हमने यहाँ पर लैंड का विभाजन कर दिया अलग अलग खेतों में, और अलग अलग खेतों में हमने अलग अलग क्या करना शुरू कर दिया, हमने अलग अलग फसलें उगाना शुरू कर दी। उसे हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। अब क्या बचा हमारा, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, अलग अलग फसलों के बीज ले लिए, उस लैंड पर स्प्रेड कर दिए, उस लैंड पर स्प्रेड कर दिए स्पॉन्टेनियसली, खुद से ही अपने आप। अब क्या होगा,
जो भी उनका मकसद क्या होता है, एक साथ बहुत सारी फसलों के बीज लेकर उनको उगा देना, बो देने का मतलब ये होता है वो चाहते हैं कि भैया इनमें से कोई तो फसल उग जाए ताकि हमारा ये साल बर्बाद ना हो, है ना, कोई तो फसल उगेगी। तो इसीलिए उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड क्रॉपिंग, जब बहुत सारे बीजों को सेम लैंड पर स्पॉन्टेनियसली हम बिछा देते हैं जस्ट टू गेट एटलीस्ट वन क्रॉप, ताकि हमको कम से कम एक फसल मिल जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्लियर हो गया? चारों टर्म्स क्लियर होने चाहिए। अगली बार सवाल किसी और बारे में पूछ सकता है, इस बार हमसे इंटरक्रॉपिंग के बारे में पूछा, अगली बार हमसे मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग क्यों करते हैं? ताकि दो रॉ के बीच का जो स्पेस है हम उसको यूटिलाइज कर सके किसी और फसल को उगाने में, इसीलिए हमने इंटरक्रॉपिंग कर लिया है। मिक्स क्रॉपिंग हमने क्यों किया है? ताकि हमें एटलीस्ट एक तरीके की, हो सकता है कोई फंगस लग जाए, कोई पेस्ट आ जाए जो किसी एक पर्टिकुलर फसल को बर्बाद कर दे, तो कम से कम उस वक्त हो सकता है कोई पेस्ट आ जाए वहाँ पर, तो कम से कम दूसरी फसल तो वहाँ पर बची रहेगी, कोई तो फसल बची रहेगी। इसीलिए करते हैं मिक्स क्रॉपिंग। और इंटरक्रॉपिंग करते हैं सो टू यूटिलाइज द स्पेस बिटवीन टू रॉज, दो रो के बीच में जो स्पेस होता है उसको यूटिलाइज करने के लिए हम करते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बड़े सिंपल से सवाल हैं। थोड़ा सा अगर आपको टेक्निकल वर्ड्स का मतलब पता है, साइंस में सारा खेल वर्ड्स का होता है, टेक्निकल वर्ड्स अगर आपको पता है तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगली बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट वायरस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वायरस और एंटीबायोटिक्स के बारे में सही है? करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है वायरसेस आर नॉन लिविंग। कंसीडर करते हैं हम, वायरसेस आर लिविंग एंड नॉन लिविंग, इनको हम दोनों कंसीडर करते हैं। बॉडी के बाहर जब होता है तो इट एक्ट एज एन नॉन लिविंग थिंग, कुछ काम नहीं हो उसका, कुछ काम नहीं कर रही हो उसकी बॉडी, लेकिन जैसे ही वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अंदर आता है, और जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर करता है उसे हम कहते हैं होस्ट, तो जैसे ही वो किसी लिविंग होस्ट की बॉडी में एंटर करता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है, होस्ट की मशीन को इस्तेमाल करके अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है वायरस। लेकिन जैसे ही आपने स्नीज किया, वायरस बाहर पहुंचा, ये नॉन लिविंग है। लेकिन उस सरफेस को किसी ने टच कर लिया जहां पर आपने स्नीज किया था, तो वायरस आपकी स्किन में एंटर कर गया और अंदर जाते ही वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, आपकी मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो इसे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंसीडर किया जाता है। तो पहली बात, ठीक है, वायरसेस आर नॉन लिविंग, ठीक है, मान लेते हैं एंटाइटीज, बट इट कैन इंटरेक्ट विद एंटीबायोटिक्स। नहीं, नहीं, एंटीबायोटिक्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकता है। आपको कोई भी अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो बात क्लियरली समझ लो, कभी भी डॉक्टर, आपको जुकाम होता है, आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोलते हो डॉक्टर जुकाम हो रहा है, बहुत दिन से दवा नहीं है, आप हमें दवाई दे दो, आपको क्या लगता है कि वो वायरस को किल करती है दवाई? नहीं, उस कॉमन कोल्ड की वजह से, उस जुकाम की वजह से आपको जो और सिम्टम्स हो रहे हैं, सर में दर्द होना, रनिंग नोज होना, गले में पेन होना, हल्का फीवर आना, डॉक्टर इन सभी सिम्टम्स को सप्रेस करने के आपको एंटीबायोटिक देता है। वायरस को मारने की या वायरस को इनएक्टिव करने की कोई दवाई नहीं है। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वन तो बिल्कुल खराब हो गया, गलत हो गया है। दूसरा, टेकिंग एंटीबायोटिक क्योर वायरल इन्फेक्शन, नो, एंटीबायोटिक हैज नो इफेक्ट ऑन वायरस, इट सप्रेस, ठीक है, या फिर ये ओवरकम कर सकता है वो सिम्टम्स जो वायरस की बॉडी में एंटर करने की वजह से हो गए हैं, उन सिम्टम्स को थोड़ा सा कम कर देता है और हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, तो हमें लगता है कि चलो वायरस खत्म हो रहा है। यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है? वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। जब इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, उसे कोई मतलब ही नहीं है एंटीबायोटिक से, खाते रहो एंटीबायोटिक, मेरे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है वायरस? वायरस रेजिस्टेंट तो तभी होगा ना जब इंटरेक्ट करेगा या नहीं करेगा, यहाँ पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है वायरस को। तो ऑप्शन क्या है? सी, ध्यान से पढ़ते हैं, वायरस डू नॉट पजेस मेटाबॉलिक पाथवेज। वायरस के पास ऑब्वियस सी बात है कोई मेटाबॉलिक पाथवे अगर होगा तो एंटीबायोटिक इस पर इफेक्ट करेगी, इनके पास तो कोई मेटाबॉलिक पाथवे है ही नहीं है, यानी कि ये खुद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वो बॉडी में एंटर नहीं करेंगे। जबकि अगर बैक्टीरिया की बात की जाए
बैक्टीरिया, वाइल बैक्टीरिया हैव दिस पाथवे, जब भी आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या करता है, हमारी मशीनरी को इस्तेमाल करके तुरंत तुरंत डीएनए बनाने लगेगा, तुरंत तुरंत प्रोटीन बनाने लगेगा और इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है हमारी बॉडी में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरस के पास इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं होता है, कोई मेटाबॉलिक पाथवे नहीं होता है, जबकि बैक्टीरिया के पास होता है, इसीलिए हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत समय तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है। फिर बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारे पास क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, उसके आरएनए को डैमेज करते हैं एंटीबायोटिक लेके, उसके प्रोटीन को डैमेज करते हैं, एक्चुअली में उस बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करते हैं ताकि उसका इन्फेक्शन आगे बढ़े ना। तो वायरस के पास अपना खुद का कुछ है ही नहीं, वो तो हमारा इस्तेमाल कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर किसी एंटीबायोटिक का असर नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन बी, सी विल बी द राइट आंसर, कि वायरस के पास ऐसा कोई मेटाबॉलिक पाथवे नहीं होता है, बैक्टीरियाज के पास ऐसा पाथवे होता है जिससे हम एंटीबायोटिक खाकर उनके उस रिप्रोडक्शन के पाथवे को रोक सकें। ठीक है, डीएनए से आरएनए बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं, उन सभी को एंटीबायोटिक क्या करती है, एंटीबायोटिक उस स्टेप को ही रोक देगी, ट्रांसलेट ही नहीं होने देगी, उसके जीनोम को कॉपी ही नहीं होने देगी हमारी बॉडी में, ये काम होता है एंटीबायोटिक का। इसीलिए जो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है आपकी बॉडी, क्योंकि अब उनका रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, वो डबल ट्रिपल नहीं हो रहा है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो जल्दी बताओ, है कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़े, एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, बड़ा ही सरल सवाल है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूक्लियर रीजन होता है विच इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, उस रीजन को क्या कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में? अगर मैं बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल ले लूं, आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल के पास, प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये रही प्रोकैरियोटिक सेल, ये रही यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के पास सभी तरीके के सेल ऑर्गेनेल मौजूद हैं, जबकि अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो इन्होंने खुद ही बोल दिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो न्यूक्लियर रीजन, जहां पर न्यूक्लियस लोकेट होना चाहिए, उस रीजन में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। तो हम उस न्यूक्लियर रीजन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं कहते, क्योंकि इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसके चारों ओर दो मेम्ब्रेन होती हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हो ही नहीं सकते ना, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, तो इनके पास क्या होता है, इनके पास सिंपली यहाँ पर आप कह सकते हो डीएनए पैकेजिंग के फॉर्म में पड़ा रहता है। ये है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए उस रीजन में पड़ा रहता है जहाँ पर एक्चुअली न्यूक्लियस को होना चाहिए, फ्यूचर में न्यूक्लियस बनेगा, और ना ही इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ऐसे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं कहते हैं। व्हाट डज न्यूक्लियोइड हैव? न्यूक्लियोइड सिंपली हैव दिस कंडेंस्ड डीएनए, ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में डीएनए बस साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। अगर इसके पास बाय द टाइम क्या डेवलपमेंट हुआ है, बाय द टाइम डेवलपमेंट हुआ है इसके चारों ओर बन गई है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है, उसके अंदर आपका कॉम्पैक्ट डीएनए पड़ा हुआ है, नाउ इट विल बी नोन एज न्यूक्लियस। अगर इसको हमने न्यूक्लियस बोल दिया तो सेल क्या हो जाएगी, सेल बन जाएगी यूकैरियोटिक, बिकॉज यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, while prokaryotic cells does not have a membrane bound nucleus, and this structure is known as nucleoid. Clear? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं चाहिए? ठीक है, चलिए आज हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे आपको सवाल कराऊंगी, इसके आगे के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। अभी तक की सारी थोड़ी क्लियर है या नहीं है, अगर नहीं है तो प्लीज से रिवाइज कर लो, फिर से मेरी वीडियो देख लो, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी। अभी तक के लिए इतने सवाल रखते हैं, आगे के सवालों के लिए देखते रहिए हमारी वीडियोस। बायोलॉजी बाय प्रांजल शर्मा एनडीए फेज 2 2023 अगर आप डालोगे यूट्यूब पर तो वहाँ पर मेरा नाम डालते ही आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में अपडेटेड हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप पढ़ सकते हैं।
कोई कॉन्सेप्ट है वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, एग्जाम आने वाला है, कोई क्वेश्चन फंस गया है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक सर्च करो मेरे नाम के साथ, वो टॉपिक निकल आएगा और आपका क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। जस्ट इन केस इफ आई एम नॉट बीइंग एबल टू आंसर योर क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स, उस केस के लिए आपको। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फिर से एक और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।